नमस्कार। आइए सुनते हैं कहानी यहीं तक। जिस तेजी से वह थाली को धकियाकर उठा था, साफ था कि उस घटना से मेरे और पत्नी के बीच संवाद का पुल आने वाले कई दिनों तक टूटा रहेगा। गांठ कहीं पड़ती है, कसाव कहीं महसूस होता है। खास उसी के लिए ज़्यादा टमाटर डालकर बनाई सब्जी का शोरबा थाली से टकराकर चटाई पर एक चिकना पीला धब्बा छोड़ गया था और पास रखे गिलास को लुढ़का गया था। आज कितने ही दिन बाद वह मेरे साथ खाने बैठा था। नहीं तो ज़्यादातर वह बरामदे में पड़ी काठ की मेज के आगे पीढ़ी जमाकर खाने बैठता है, अकेला, अपने भाई बहनों के संग साहचर्य से अछूता। उन सबको अपनी अपनी उम्र की सड़कों पर खेलता कूदता छोड़कर पता नहीं वे किस तरह इतनी जल्दी आगे चल निकला है। किसने थमा दिए हैं उसके हाथ में इस तरह के प्रश्नों के चाकू। इस भीड़ भरी गृहस्थी में जब मैंने उसकी उठान पर ध्यान दिया तो उसे उसी तरह बेचैन ही पाया, पल पल कोंचता, प्रश्न पूछता। घर में कब कब, क्यों और कैसे होता है, हमारी हैसियत के भीतर क्या है, बाहर क्या, क्यों आज शन्नों की गुल्लक तोड़ी जाती है और कल शाम को बादाम की ठंडाई पिसने लगती है, क्यों आज चप्पल खरीदने से इनकार होता है और कल जूता खरीदने की रजामंदी रुख में दिखाई देने लगती है। क्या कारण है कि दौड़ती हुई योजनाएं ठिठक जाती हैं और ठिठके हुए इरादों को एकाएक पंख लग जाते हैं। किस लिए इतना लचीला है सब कुछ आसपास, अनुमान और नियंत्रण से परे। उसकी आंखों में जिज्ञासाओं का एक हजूम और उसकी मनस्थिति अंडे के भीतर के द्रव की तरह अस्थिर, जिसे स्थिर करने का जिम्मा नीचे तपते ताप का होता है। इस ताप के स्वभाव को स्थिर ना कर पाने के कारण वह उलझता है, बात बात पर डामाडोल, हर मुद्दे को अपने हाथ में ले लेने को आतुर, अपनी व्यस्कता पर जरूरत से ज्यादा आत्ममुग्ध। उसे लगता है कि वह अब व्यस्क हो गया है, बल्कि व्यस्क से भी थोड़ा अधिक, भाई बहनों से अधिक पिता के खेमे में, पिता के प्रति आदर को आहत किए बिना घर के केंद्र में आ जाने का एकमेव अधिकारी। वह नहीं जानता घर के केंद्र में होना क्या होता है। अपने पर खिंचे एक चतुर्दिक को सहना होता है। हाथ ही हाथ होते हैं, चारों तरफ याचक, कोंचते हुए, आंखें ही आंखें भत्सरना करती हुई, प्रश्न पूछती हुई, क्यों उनके पास वह सब नहीं है जो दूसरों के पास है। क्यों रूखी रोटी है, रोटी पर पिघलते मक्खन की तरावट नहीं। क्यों कमरे हैं, ड्राइंग रूम बेडरूम नहीं, खरखरी खाटे हैं, पलंग और सोफे नहीं। ये सब मात्रा उससे पूछी जाती है जो केंद्र में होता है, घर का अकेला आक्रांत मुखिया। वह कैसे जानेगा केंद्र में कर्म अपना होता है, फल दूसरों के लिए, हार अपनी, पुरुषार्थ दूसरों की निमित्ता। अभी तो वे बीए के अंतिम वर्ष में ही है। गत वर्ष ड्रॉप ना कर दिया होता तो डिग्री मिल चुकी होती। ड्रॉप करने के बाद भी मुझे तो ऐन परीक्षा के समय पता लग पाई थी। मैं नहीं जानता था कि वे पूरा साल पढ़ाई के साथ साथ 2-3 ट्यूशन और किसी प्राइवेट कंपनी के बिलिंग सेक्शन में पंचिंग का काम भी करता रहा था। इसीलिए परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं कर पाया था। स्पष्ट था उसने इस जानकारी से मुझे अलग रखा था, जानबूझकर, दंडसा देते हुए, जताते हुए कि यदि मैं अपने चारों ओर घेरे खींच सकता हूं तो वह भी उस घेराबंदी के उतना ही समर्थ है। उसके और मेरे बीच यह गंध, होड़ और हिंसा नहीं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा था। मेरी ओर से घेराबंदी अगर थी तो उसमें उसके लिए दंड नहीं था, सावधानी थी, उसे अपने से ही बचा सकने की सावधानी। इतना ही था जो मैं उसके लिए कर सकता था।
करना चाहता था, वही मुझे दरकार था। उसकी उठान को मैं दरगुजर कर देना चाहता था, उससे मिले दिलासों के प्रलोभक सेंक के बावजूद। ड्रॉप किया, चाकरी करते रहे और मुझे बताया तक नहीं। मैंने उससे पूछा था, मर गया था मैं, अपाहिज हो गया था? इसका उत्तर उसने नहीं, उसकी माँ ने दिया था। यह आड़ तो तुम्ही ने रखी है, तुम उसका भरोसा नहीं करते तो वह भी। वह वहीं उसी कमरे में चुप खड़ा था, चौखट से लगा, जैसे बरसते पानी के नीचे काठ का कोई टुकड़ा पड़ा भीगता हो। उसकी यह बेलाग सी लगती मुद्रा मुझे छिल गई। मुझे लगा था ये सब कुछ सायास है, मुझे मेरी ही छड़ी से सिखाने की कोशिश। कुछ भी हो, मैं पिता था, कर्ता, घर का मुखिया, और वह, उसका आचरण, कहाँ तो घर के केंद्र में आ जाने की ऐसी बेहिसाब व्यग्रता, कहाँ इतने पर्दों के पीछे काम करने की ऐसी मनमानी, ऐसी खुददारी। इस एहसास ने मुझे चिढ़ाया था, अपने भीतर लौटाया नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूं? मैंने जानबूझकर उसकी ओर उन्मुख होकर कहा था, मुझे कहने सुनने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी तुम्हारी? इतनी बड़ी बात हो जाए और मुझे पता तक ना लगे। कहने सुनने का सिस्टम इस घर में है कहाँ? सबके अपने अपने गढ़ हैं। उसने बेहद दबी जबान से उत्तर दिया था। और इस सब के अगुआ तुम हो। यह उसकी माँ थी, वही सबसे अधिक शुद्ध रहा करती थी, दबे उत्ताप को उगलने को सतत तैयार। तभी वह मुझे कमरे से बाहर चल पड़ने को तत्पर सा दिखा। मैं तब गया, उसी के कारण यह झड़प और उसी की ऐसी अडोल आलिप्तता। बैठो। मैंने उसके आगे बढ़ते पैरों को उसकी आस्तीन खींचकर रोक लिया था। अप्रस्तुत होने के कारण पहले वे लड़खड़ाया, फिर पास रखे स्टूल पर बैठ गया धम से। साफ था कि मेरे इस तरह रोक लेने की खिसियाहट उस तक हिंसा की नकाब लगाकर पहुंची थी। उसकी माँ तो बिल्कुल बिलबिला गई थी, क्रोध में थरथराती हुई, बेटे की पूरी तरह पक्षधर। बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगता है तो बेटा दोस्त कहलाता है, और तुम तो तुम्हारा तो विवेक मर गया है। उसकी माँ का इस तरह का कुछ भी कह देना मुझे सदा शमित ही करता है। बेबस मैं दौड़ता हुआ लौट आता हूँ। विवाद का सिरा मैंने खुद ही नीचे धर दिया था। मुझे यही सुविधाजनक लगा था। मैं उन्हें भी नहीं समझा सकता था कि पानी जब बहने लगता है तो अपने नीचे की जमीन के रंग का ज्यादा आभास देने लगता है, अपने उद्गम की निर्मलता का नहीं। कैसे कहता उद्गम कहाँ है? इन सब बातों का मेरे दिलो दिमाग के किस हिस्से में? मैं खुद ही उठ गया था। बाहर जाते ही मैंने पत्नी को पुकारा था, कम से कम तुम तो उसे आवारा होने से रोक सकती थी। वह आहत हुई, सो तो हुई। उसकी त्योरियां मैंने चढ़ती देखी तो आगे टहलाया। जानता था मेरी भपकी खाली भपकी है, पानीदार दूध पर आई झिल्ली की तरह बेईमान। भीतर कहीं जानता था यह ड्रॉप करना आवारगी के कारण नहीं, प्रथम श्रेणी को बनाए रखने के हर्ष में हुआ होगा। इस मामले में वह मुझसे ज्यादा समझदार था, शुद्ध वास्तविकतावादी, अपनी क्षमता को अपने परीक्षा फल की श्रेष्ठता में से ही अर्जित करना चाहता था। जानता था कि उसके पिता की हैसियत की जेब में सोने के से संबंधों वाले सिक्के नहीं हैं, जिसे वे बेटे की उन्नति के हर्ष में कभी भी भुना सकें। झाड़ फानुस के बिना की नंग धड़ंग हेड कलर की थी, जो और कुछ करे या ना करे, अपने अनुभव और निपुणता की आड़ में सामने वाले की ढाप ढूप को उघाड़ पाने का भय अवश्य पैदा कर लेती थी। उसके बाद कई दिन तक चुप्पी रही थी, एक आंख बचाता हुआ सा पारस्परिक भाव। मुझे इस छोटी सी झड़प ने अधिक उखाड़ा था, अधिक बेचैन किया। वे दोनों तो जहां के तहां थे, उसी अछूते तरीके से एक दूसरे के साथ साथ। समझ गया था मेरी मंशा ही मात्र उल्टी होकर नहीं पड़ती,
मेरी नियति में उन दोनों का दिया तिरस्कार भी दर्ज हो जाता है। इतना साफ दिख जाने पर भी इस स्थिति ने मुझे डोलाया नहीं था। उनका साझीदार बनकर इस तिरस्कार से बच निकलने की कोई इच्छा मेरे भीतर जागी ना थी। कुछ भी हो, हर हाल में उसकी पहुंच से परे रहने को था। चाहे अपने क्षोभ और क्रोध के चरम पर खड़ा वे मेरे विरुद्ध अपने हथियारों को कितना भी पैना करता दिखे, कुछ नहीं था मेरे पास बांटने को। जेठी राम का अभिषेक करके दशरथ की भूमिका में अपने को रख लेने को। एक अकेला अपना ही रास्ता था अपने सामने, एक अभिशप्त केंद्र, अपनी ही आस्था और विश्वास से रीता। मेरी बात और थी, मुझे केंद्र में रख दिया गया था, बिना चाहे बिना पूछे। बाबू भजन कीर्तन में रहते थे। उन्हीं दिनों से ही जब माँ कहती थी वे मेरे खेलने खाने के दिन थे। उनकी आंखों में एक नशा सा रहता था हरदम, उखड़ा ध्यान। बातें ऐसी करते थे जैसे सारे वेद पुराण को घोट पीसकर पी चुके हैं। घर बाहर चौपाल बरगद के नीचे मेले लगा करते थे लोगों के। वह नहा धोकर स्नान ध्यान अर्चना उपासना की दत्ता चित्ता दहरिया लांघ कर एक लोटा दूध चढ़ाकर आ बैठते थे लोगों के बीचों बीच। उस दूध से उतरी मलाई जो माँ अक्सर बचा लेती थी। उनके चले जाने के बाद हम लोगों को पास बुलाकर चटाया करती थी उंगली उंगली। एक दिन ऐसा करते करते वह अंदर आ गए थे तो माँ ने साड़ी की चुन्नटों के नीचे सरका दी थी कटोरी। कुछ भी समझ में नहीं आया था। बाबू खंकारते हुए कूला करके चले गए थे बाहर। माँ ने उसी कटोरी में एक चुटकी चीनी और मिलाकर उसे और पतला करके और प्यार से हम लोगों को चटाना शुरू कर दिया था। बाबू को वहीं बैठने का ठरक था, उन्हीं जगह पर, उन्हीं लोगों के बीच, तथा कथित भक्तों की श्रद्धा से लबालब आंखों के सामने। आत्ममुग्ध, कीर्तन और प्रवचन, प्रसाद और भभूत, समस्याएं और समाधान, वे भी लोगों के। बाबू को तो यह भी पता नहीं था कि घर में, उनके अपने घर में, उनका तो दूध पीकर फल मेवे खाकर काम चल जाता था। एक दिन वे चल निकले। बड़े बरगद के नीचे पुरानी धर्मशाला में साधुओं की टोली एक रात के लिए टिकी थी। उन्हीं के साथ कहकर तो गए थे कि हरिद्वार जाकर लौट आऊंगा, पर आटे में नमक की तरह वहीं खप गए। उनके गंगा स्पर्श पावन पैर फिर कभी नहीं लौटे। बाहर के, आसपास के, पड़ोस के लोग उन्हें देख पाने को बेचैन रहे। उनका अभाव उन सबों ने हम सबसे ज़्यादा ही महसूस किया। ठीक भी था, वे सब बाबू को आदर प्यार देते थे, केवल कुछ शब्दों के बदले, और हम सब, हमारी याचक आंखें और फैली हुई हथेलियाँ। माँ मशीन चलाने लगी थी। उनके जाने के बाद सुई में तागा मित्ता डालती, सत्ता मशीन का रीला फेरता, कपड़ा माँ सिलती, सिलकर ताक में रख देती। अक्सर सरों लोगों के घरों में कपड़े पहुंचाने जाती, कभी कभार माँ भी। भगत जी की पत्नी, वे पहुंच जाती तो लोग गदगद हो जाते। आखिर भगत जी के घर का पैर। बड़ी पुण्य वाली हो बहन, भला ऐसा कहाँ होता है कि जीते जी मोह माया तृष्णा से किसी को मुक्ति मिले। अरे ऊंची आत्मा रही भगत जी की, कहाँ संसार के बंधनों में फंसती। हाँ, ऊंची आत्मा थी भगत जी की, सांसारिक बातों के बीच कहाँ अटती। उन्होंने हमें नहीं सहा था, पर हमें तो उन्हें सहना ही था। जब वे थे तब भी उनकी शर्तों पर, और जब नहीं थे तब भी उन्हीं की दी हुई स्थितियों के बीच। गोपू की गाय का दूध जो भगत जी के लिए मुंह अंधेरे जाया करता था, बंद हो गया। फल मेवे घी सब बंद। कभी कभी टेकड़ी वालों के बाग से बहुत से अमरूद उतर जाते तो वह सब याद करने का अब जी नहीं होता। माँ पता नहीं मुझे कैसे कैसे देखने लगी थी। असल में मुझे देखने में उसे उतना झुकना नहीं पड़ता था जितना सत्ता और किशना को। मैं उन सबसे लंबा था, माँ के झुके हुए कंधों के लगभग बराबर। क्या कहना चाहती हो मुझसे? मैं क्यों उससे पूछता?
मैं मैं वेदों पुराणों की गहनता को समझने वाले भगत जी का बेटा, 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा भाई, मशीन फेरती माँ का जेठा। अब घर में रोटी लेकर माँ को मेरी बाट जोते बैठे रहना नहीं पड़ता था। भुने चने, भुट्टे, केले, अमरूद सड़कों पर बहुत तेरे मिल जाते। उन्हीं दिनों कोई हरिद्वार से तीर्थ करके आया था। बाबू के वैभव और संयम की कहानियां पोटली में साथ बांधकर, जिसे गदगद होकर हमारे आंगन में बिछा दिया गया था। क्या बताएं बहन, फलों के मेवे के ढेर लगे रहते हैं, दूध, दही, शहद, घी के मटके भरे रहते हैं, पर भगत जी ना मजाल है आंख उठाकर भी देखें। वे भरे पेट की निरासक्ति। बाबू का न्याय अपूर्व था। मेरी बात और थी। मैं कुएं के से भूतहे खोकल में रख दिया गया था। जल्दी ही बाहर कुएं की पथरीली मेड़ पर थे सबके चेहरे, घूरते, मांगते, कोंचते। उन सब में से हर कोई याचक था, भिखारी। माँ की आंखों में कभी कभी चमक उठने वाली वत्सलता की चोंध के सिवा अक्सर माँ का डरा हुआ हाथ पीठ पर पड़ जाता, जैसे समझाना चाहती हो, यह शाबाशी घर में इस कदर उपयोगी हो, उठने वाली मेरी मर्दानगी के लिए नहीं, रास्ते की थकान हरने के लिए। बस ऐसे ही किसी क्षण में मुंह उठाकर देखना अच्छा लगता था, चाहे उन झुर्रियों में चीखती आराम की चाह और खाली खोखल आंखें अक्सर मेरे रास्ते में अड़ जाया करती थी। मुझे लगता था माँ मशीन चलाना अब बंद हो जाना चाहिए। मुझे लगता था घर घर जाकर क्लीनिंग पाउडर बेचना छोड़कर सत्ता को अपना दाखिला भर देना चाहिए। मुझे लगता था मित्ता को अब बिना किसी विलंब के वहां भेज देना चाहिए, जहां से पेड़ों और पक्षियों पर टंगी उसकी भटकती निगाहों को ठोर मिल जाए। वह साबुन वाले लड़के द्वारा पाए प्लास्टिक के मनकों वाले हार की अवहेलना कर सके। किशन और सर्रो, उनके बारे में सोचने का जी नहीं चाहता था। कोशिश करो तो सिर के ऊपर की छत बित्ता बित्ता नीचे धसकती घोट देने की धमकियां देने लगती थी। मेरे लिए जरूरी था एक एक कदम सोचना। वामन का पग मेरा नहीं हो सकता। बाबू से मिले संस्कारों और देवीय विश्वासों के बावजूद दिव्य भव्य जो कुछ भी था वह बाबू के लिए था, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए थी ठोस कंकरीली पथरीली जमीन। और फिर एक दिन कोई आया था और मेरी देह पर लगी खरोचों की दाह को लेप देने के लिए लटके देने लग गया था। मैं कोई अफसर नहीं था कि बड़ी सी मेज, कोई चपरासी, एक अदद टेलीफोन और आदेश देने का हर्ष मेरे अहम को रुतबा देने के लिए मुझे हासिल होते। हर समय फाइलों के ढेर पर झुकी रहने वाली मेरी गर्दन का विद्रोह रीढ़ के रास्ते उतरता उतरता काठ की कुर्सी पर जमे मेरे नितंबों तक पहुंचते अपना नाम बदल लेता, दर्द। एक दिन माँ ने फटी पुरानी धोती तहाकर प्लास्टिक की थैली में डालकर गद्दी बना दी थी। देह राजा हो गई लगी थी उस दिन। वह आया था, मेरी पीठ पर हाथ रखकर, मुझे टोहकर, अपने नाम की फाइल की तरफ इशारा करके मुझे लिवा ले गया था। दफ्तर के सामने के स्टॉल से उसने खूब ज़्यादा दूध डलवाकर भभकता हुआ चाय का एक प्याला बनवाकर मुझे नज़र किया था और पनीर के पकोड़ों से लबालब भरी एक प्लेट। कैप्स्टन का एक सिगरेट उसने मेरी उंगलियों में खोस दिया था और मेरी मुट्ठी में दाब दिया था। एक गड्डी सुख। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। पहले लगा था मैं तैयार नहीं हूँ, पर मैं असल में तैयार ही था। एक सतही हिचकिचाहट के बाद उस रात में सो नहीं पाया। अंधेरा मुझे बड़ा निर्मम लगा था। सुबह उठने पर जान में जान आई। सुबह में सेक था, रोशनी थी, चीज़ों के सही आकार प्रकार दिखाकर अंधेरे के भय भ्रम तोड़ सकने की शक्ति। जल्दी ही लगने लगा मैं यहाँ उतना अकेला नहीं हूँ। दूसरों के विश्वास को पा सकने का नायाब हथियार मुझे हासिल हो गया है। मुट्ठियाँ झाड़ दी थी मैंने उन सब पर।
कृपाओं की बरसात बनाकर। वे सब भीगे, तृप्त हुए, आकंठ डूबे। उनके चेहरों पर लिखी इबारतें पढ़ता पढ़ता मैं भूल गया था उस निर्मम अंधेरे में अकेला जागते होने की बात। हवा में डोलती बाबू की 2 वेद पुराणों की सदाचारी सीखें। विरासत के बोझ को मैंने फालतू समझकर झाड़ दिया था। अब तक बाबू ने मुझे नाकाम किया था, मैं पहली बार उन्हें नाकाम कर पाया। उनकी ज़रूरत का, उनके स्मरण और आचरण का अतिक्रमण करके। धीरे धीरे माँ की मशीन छूट गई। वह अब बरामदे में सफ़ेद कलफदार धोती पहने पीढ़े पर बैठी दिखती। यह शुभ्र भव्यता पहले कहाँ छिपी बैठी थी। सत्ता ठेकेदारी करता, अब शिलांग में रहता था। सर्रो और मित्ता अपने संसार में कब की खप चुकी थी। कृष्णा के बारे में सोचने में डर नहीं लगता था। वह अपनी छोटी सी दुकान में फल बेचता। अक्सर मेरी दूसरी बाह होने का भ्रम पैदा करने को होता था, पर चुप हो जाता। शायद अपने घर की लगाम के अनुशासन में लौट जाना उसके लिए जरूरी था। सबने चुपचाप ले लिया था और मुट्ठियां बंद कर ली थी। सवाल नहीं किए थे, हिसाब नहीं मांगा था। जो मिलता गया था उसे स्वीकारते गए थे, पहले कृतज्ञता से, फिर सुविधा की सभ्यता से और अंततः अधिकार की ठसक के साथ। एक वही था, तेजस्वी माथे वाला वह, चमकीली निडर आंखों वाला वह, मेरे ही शुक्राणुओं से जन्मा, प्रश्नों के बेदर्द निजे हाथों में लिए, मेरा ही साक्षात सामना करता हुआ वह मुझे भी मशीन के सामने बैठी माँ की तरह उठा देना चाहता था। उसके हिसाब से मैं बौखलाया हुआ था, उलझा और अस्थिर, जाने कैसी कैसी भूलों के लिए मजबूर। उसके विचार से घर की एक बेहतर रूपरेखा हो सकती थी, जो मुझसे पता नहीं क्यों नहीं सधती थी। मैं शायद बूढ़ा हो गया था। वे अपनी माँ से पूरी चिंता और गंभीरता से कहता रहता है। अपने हिस्से से ज़्यादा मेहनत मशक्कत कर चुका था। मेरी सांस उखड़ती थी, मैं लपक कर चल भी नहीं पाता था। उसके ख्याल में मेरे थके मांदे देह मन को पूरी तरह जवान हो गए बेटे के पुरुषार्थ के अधीन हो जाना चाहिए और एक समझदार व्यक्ति की तरह परिधि पर आ जाना चाहिए। बड़े पुत्र को केंद्र में आ जाने का विश्वास और अधिकार देते हुए मिल सकनी चाहिए उसे अपने पिता की विरासत, सुख दुख का पूरा लेखा जोखा, इस घर की दीवारों पर लिखे गए इतिहास का बयान और ज्ञान। पर यही सब तो है जो उसे नहीं दिया जा सकता, नहीं बताया जा सकता उसे यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। इस तरह सुखों और सुविधाओं को पा लेने की विजय गाथा। नहीं बताया जा सकता कि कैसे मैंने अपनी पीठ पर उस चालाक दबाव को पहचानते हुए भी, दूध के रंग की लबालब चाय का आशय समझते हुए भी, हाँ समझते हुए ही, नहीं उसे नहीं बताना है। एक पस्त घबराए हुए आदमी की जिंदगी से इस तरह का समझौता, कोई दूसरा रास्ता ना बना पाए होने की हड़बड़ाई हुई नरम जान असमर्थता। वे नहीं जानता, मैं सच में नहीं चाहता कोई भी भागीदार, नहीं चाहता कोई वारिस, नहीं चाहता रास्ते पर अपने कदमों के निशान। इस इतिहास को यहीं इसी जगह मेरे साथ दफन हो जाना होगा, चाहे मेरा यह रवैया उसके और मेरे बीच तनाव के कितने ही चक्रव्यूह की रचना करता रहे। आज भी मैं उससे कतई उलझना नहीं चाहता था। कितने ही दिनों बाद वह मेरे साथ खाना खाने बैठा था। मैं भरसक बचने की चेष्टा कर रहा था, चाहे माहौल में कुछ वैसी ही आंधी के तेवर तने लग रहे थे। उसने मुझसे स्कूटर बुक कराने की बात कही थी। मुझे अच्छा लगा था, वे कुछ मांग रहा है मुझसे, अपने पिता से। हो जाएगा, मैंने भरसक निरुद्वेग आवाज में कहा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, आपको बता दिया। आपने पिछली बार शिकायत की थी तो यह सूचना थी, पिछली बार के उलाहने का प्रतिकार। क्या कर लोगे? कुछ भी, अपनी समझ से। अपनी समझ से तो इतना ही है ना कि ड्रॉप। यही सही,
आपने कौन सा कभी समझाने की कोशिश की है? इस घर की पर्दादारी में तो यह समझ में ही नहीं आता कि कौन सी मांग जायज है, कौन सी नाजायज, कौन सी चीज हर्ष में मिल रही है, कौन सी भीख में। तुम्हें आम खाने से मतलब या पेड़ गिनने से? जो घर को घर मानकर रहेगा उसे पेड़ गिनकर आम खाने पड़ेंगे। अपनी आवाज की सख्ती छिपाने की उसने कोई कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारा बाप हूं या तुम मेरे बाप? मैं शायद उसकी ललकार का सामना ना कर पाने के कारण उद्गम को छोड़ नालियों की तरफ चल निकला था। उसने भी अब तक की लिहाज की ओढ़ी हुई चादर को उतार फेंका। ना आप मेरे बाप हैं, ना मैं आपका बाप। आपके मेरे बीच कोई असली रिश्ता बनता ही नहीं। रिश्तों के नाटक हैं सारे। आपकी अपनी दुनिया है, अपने किस्से आप पालते हैं, हम पलते हैं, आप टुकड़े देते हैं और हम खाते हैं। क्योंकि हम कुछ और कर ही नहीं सकते, बेबस हैं, नकारे हैं और पालतू। कहकर उसने थाली को एक ही झटके में आगे धकिया दिया था। कई रंगों के इस उफसन को झेलते उसका पतला सा चेहरा एकाएक गड़बड़ हो गया था। एक अधबनी सी दयनीयता उसके होठों पर थरथराकर उसकी तमतमाहट को झूठा कर गई। वह उठ गया था, सब्जी के शोरबे से सने हाथ कांपते से। इस घर में बस आप ही आप हैं, बाकी सब टुकड़े खोर, पालतू, एडोलसेंट। कहता हुआ वे वैसे ही झूठे हाथों से बाहर निकल गया। शोरबे के पीले चिकने धब्बों को हम दोनों के बीच घूरता छोड़कर। मुझे लगा उसकी मां लपक कर उसके पीछे जाएगी हमेशा की तरह, पर वे वहीं की वहीं बैठी रही सन्नाटे में, चेहरा उलाने के गाढ़े गाढ़े धुएं से धूमिल। उसके इस उपालंब पुते चेहरे का मैं आदी हो गया हूं। उसे खूब खूब अबुझ लगती हैं ये बातें। उसके हिसाब से मैं घोर अहंकारी हूं, नियम और व्यवहार का हत्यारा। यह हक तो हर गए गुजरे को मिल जाता है अपने आप, और वह ऐसा हीरा लड़का ऐसा क्या है कि अपने ही घर में रहते कोई इतना बेगाना महसूस करे। मेरे पास इन बोले अबोले उल्हानों का कोई उत्तर नहीं। सीधे स्वाभाविक हक के पक्ष में खड़ा होकर अपने नंगेपन तक पहुंच जाने का साहस भी नहीं। कैसे कहूं कि उस भरोसे को पैदा करने की मेरे भीतर कोई चेष्टा नहीं। मुझे नहीं चाहिए था कोई वारिस, नहीं चाहिए उसकी उजली अछूती असीमता का आत्मदान। किस लिए मैं किसी के भविष्य को विरासत के अंधकार के नाम गिरवी रखता फिरूं? इसका मुझे कोई हक नहीं। वह बेटा है, वह मेरा बेटा है, तब तो और भी नहीं। कुछ दिन बाद वह भी समझ लेगा उसका पिता नहीं था कोई, जैसे मैंने समझ लिया था। लो, यह भी खा लो। उसने बेटे की थाली में पड़ी दूसरी अनछुई रोटी को उठाकर मेरी थाली में पटक सा दिया है। इस पटकने से उसने जो काम लिया है उसे मुंह से लेना चाहती तो शायद अपनी जरूरत के शब्द ही ना जुटा पाती। और मैं भी, और कोई प्रसंग होता तो 2-4 झापड़ रसीद करता। यह मेरा घर है, मेरे स्वामित्व के गले में कुत्तों के से व्यवहार का पट्टा। नहीं, ये नहीं हो सकता था, पर हो रहा था। मैं होने दे रहा था। मैं खाता रहता हूँ, मुंह में पड़े अन्न के बेस्वाद लोंदे को चबाता रहता हूँ। अपने बचाव की कोई और ढाल मेरे पास नहीं है, और उतना उखड़कर जाना भी मेरे पक्ष में नहीं है। तुम भी खा लो। मैं सहजता का हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। वे झन से अपनी कटोरी में परोसी सब्जी कुकर में पलटकर मेरे सुझाव की अस्वीकृति को और बड़बोला कर देती है। कुछ खाया नहीं होगा सुबह से, आज मंगल है, क्यों नहीं? पर यह सहानुभूति उस पर औंधी होकर पसरी। वह और व्यग्र हो जाती है। अव्यक्त क्रोध में बार बार घुटनों में खोसी जाती साड़ी की चुन्नटों को एकाएक आजाद करके उठ खड़ी होती है और लपक कर बाहर निकल जाती है। हाथ धोने उठता हूँ तो उसे बेटे की खाट के पास जमीन पर बैठे पाता हूँ। मुझे देखते ही वह पास रखे भूरे स्वेटर को उधेड़ने का, कोई छोर ढूंढने का नाटक करने लगती है।
एक संदेहहीन खामोशी। बेटा नहीं तो बेटे की खाट, खाली खाट। वह दृश्य मुझे जाने कहाँ झोंक देता है। इस समय तो मुझे वही विराट होकर दिख रही है, खाली खाट के पास जमीन पर सिर झुकाए बैठी, घुटती हुई, भूखी प्यासी उपासी आहत। मेरे भीतर कहीं कुछ दरका है। अचानक बिना चेतावनी के अंदर क्यों नहीं आ जाती। वे वैसी की वैसी बैठी रहती है। आ जाएगा, कोई पहली बार ही तो नहीं है। हो जाएगी किसी दिन आखिरी बार, तब तुम। वह बोली थी आक्रमण करने की इच्छा से, पर फलांगते आते अशुभ कथन के आवेग से खुद ही घबरा गई। मैं वहीं टहलता रहता हूँ, शायद उसकी मौजूदगी मजबूरी से बंधा। उसे क्या पता आज कितने बरसों बाद इस शिला को तनिक सरका देने की इच्छा हुई है, उसे कह देने की कि क्यों नहीं, किस लिए नहीं। वह मेरा बेटा है तब तो एकदम नहीं। वह उसकी माँ है तो क्या मेरी पत्नी भी तो है। छाती पर अड़ा बैठा वह जमाव खिसकना चाहता है। शायद पहली बार, हो सकता है ऐसी आवृत्तियों की संभावनाओं का डर भी इसमें शामिल हो। देखते देखते वे दोनों एक मोर्चे में तब्दील हो जाते हैं, मेरे विरुद्ध तने हुए। मेरे तनाव के प्रत्युत्तर में वह समझ सकेगी मेरे लिए यह दूरी, यह तनाव क्यों जरूरी है। यदि तनाव बना रहे तो मोर्चाबंदी टूट सकती है रिश्ते की नज़दीकी के उत्ताप से। वे चाहे तो देख सकती है कि चाबुक तानी जरूर जाती है, पर मारी तो नहीं जाती। इसका गवाह उसके बेटे का शरीर है, उसका मन, उसकी आत्मा। उसके भीतर उफनते आलोक का झरना। अपने संघर्ष में से रास्ता बनाने, अपने पैरों पर सीधा खड़े होने की वैसी तड़प क्या देखी है कभी कहीं और। वे क्यों समझती है कि उसका बेटा किसी की दया का मोहताज है, पालतू और बेचारा। कितनी दूर तक ठान लेता है अपने बूते। उसके पास मोहलत है, हिम्मत है, सिर पर घनी घनेरी छाहा। अभी तो उसके पैरों में ताकत पनप रही है, आंखों में उजला स्वच्छ आकाश, आसपास खूब खूब खुली धूप। उसे क्या पड़ी है कि वह मेरे बनाए दरवाजों से जीवन के आंगन में प्रवेश करे। चाहता हूं जो उसने नहीं देखा वह उसे देखे, उसे भी सहज हो सके सहना जैसे मुझे। उस आहत दया की फुआरे छोड़ती सड़ी गली ममता को भूलकर। उठो तो। मैंने फिर उसकी बाह पकड़ी है, झुककर, अपने पंजों पर उसके पास बैठते हुए। मुझे मत छुओ। अपनी बाह झटकते हुए उसने मुझे परे धकेल दिया और दांत पीसते हुए लपक कर खिड़की की चौखट से जा लगी है। दांत पीसता हुआ उसका ये रौद्र रूप, खाली खाट के पास आहत प्रतीक्षारत बैठी स्त्री की छवि को निगलता जा रहा है झड़प से। मुझे खुद ही लग रहा है साझेदारी की इच्छा कि वे घड़ी टल जाने को है, टल रही है, भाग रही है बेतहाशा, पीछे देखे बिना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक इतिहास से लोहा लेते लेते दूसरे इतिहास की गिरफ्त में आता चला जा रहा हूं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।